अगला दिन कुछ बेहतर था और कुछ ज्यादा खराब भी। बेहतर इसलिए क्योंकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। हालांकि आसमान घने और भारी बादलों से ढका हुआ था। दिन आसान लग रहा था क्योंकि अब मुझे पता था कि क्या होने वाला है। माइक आकर इंग्लिश में मेरे पास बैठ गया और मुझे अगली क्लास तक छोड़ने गया, जबकि चेस क्लब वाला एरिक उसे पूरे समय घूरता रहा। अब लोग मुझे कल जितना नहीं घूर रहे थे। लंच में मैं एक बड़े ग्रुप के साथ बैठी, जिसमें माइक, एरिक, जेसिका और कुछ और लोग थे, जिनके नाम और चेहरे अब मुझे याद रहने लगे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब डूब नहीं रही, बस किसी तरह खुद को संभाल रही हूँ। लेकिन खराब भी बहुत कुछ था। मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि रात भर घर के चारों तरफ गूंजती हवा की आवाज में मुझे नींद नहीं आई। ट्रिग में मिस्टर वार्नर ने मुझे बिना हाथ उठाए ही जवाब देने को कह दिया और मेरा जवाब गलत निकला। पीई क्लास और भी बुरी थी। वॉलीबॉल खेलते समय एक बार जब मैं गेंद से नहीं बची तो मैंने गलती से अपनी ही टीममेट के सिर पर गेंद मार दी। और सबसे खराब बात, एडवर्ड कलिन स्कूल आया ही नहीं। सुबह से ही मैं लंच से डर रही थी, उसके अजीब गुस्से भरे लुक्स को याद करके। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मैं उससे जाकर पूछूं कि उसकी समस्या क्या है। रात को जब मैं सो नहीं पा रही थी, तब मैंने सोच भी लिया था कि मैं उससे क्या कहूंगी। लेकिन मैं खुद को अच्छी तरह जानती थी, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था। मैं तो कावर्डली लायन को भी टर्मिनेटर जैसा बहादुर बना दूं। लेकिन जब मैं जेसिका के साथ कैफेटेरिया में गई और खुद को रोकने की कोशिश करते हुए भी उसे ढूंढने लगी, तो मैंने देखा कि उसके 4 भाई बहन जैसे लोग अपनी टेबल पर बैठे थे, लेकिन वो खुद नहीं था। माइक बीच में ही हमें रोककर अपनी टेबल पर ले गया। जेसिका इस बात से बहुत खुश लग रही थी और उसके दोस्त भी जल्दी ही हमारे साथ आ गए। लेकिन उनकी आसान और हल्की फुल्की बातों में ध्यान देने की कोशिश करते हुए भी मैं अंदर से बहुत बेचैन थी। उसके आने का इंतजार कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि वो आए और मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, ताकि मेरा शक गलत साबित हो जाए। लेकिन वो आया ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं और ज्यादा बेचैन होती गई। जब लंच खत्म हो गया और वो नहीं आया, तो मैं थोड़ा आत्मविश्वास के साथ बायोलॉजी की क्लास की ओर गई। माइक, जो अब एक गोल्डन रिट्रीवर जैसा वफादार लगने लगा था, मेरे साथ साथ चल रहा था। क्लास के दरवाजे पर मैंने सांस रोक ली, लेकिन एडवर्ड कलिन वहां भी नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर बैठ गई। माइक मेरे पास खड़ा होकर बीच ट्रिप के बारे में बात करता रहा। घंटी बजने तक वो वहीं रुका रहा, फिर उदास मुस्कान के साथ जाकर एक दूसरी लड़की के पास बैठ गया। मुझे समझ आ गया कि मुझे माइक के बारे में कुछ करना पड़ेगा, और वो आसान नहीं होगा। इस छोटे से शहर में, जहां हर कोई हर किसी को जानता है, समझदारी और संतुलन बहुत जरूरी था। और मैं वैसे भी बहुत ज्यादा टैक्टफुल नहीं थी। मुझे ओवरली फ्रेंडली लड़कों से डील करने का कोई अनुभव नहीं था। मुझे राहत थी कि आज मेरी सीट खाली थी, एडवर्ड नहीं था। मैं खुद को बार बार यही समझाती रही, लेकिन फिर भी मेरे मन से ये शक नहीं जा रहा था कि शायद वो मेरे कारण ही नहीं आया। ये सोचना बेवकूफ़ी भरा और थोड़ा ईगोइस्टिक था कि मैं किसी पर इतना असर डाल सकती हूँ। ये नामुमकिन था। फिर भी मैं इस सोच को रोक नहीं पा रही थी। जब स्कूल खत्म हुआ और वॉलीबॉल वाली शर्म धीरे धीरे कम हो रही थी, तो मैं जल्दी से अपने जीन्स और नेवी ब्लू स्वेटर पहनकर लॉकर रूम से निकल गई। मुझे खुशी थी कि इस बार मैं अपने रिट्रीवर फ्रेंड से बच निकली। मैं तेजी से पार्किंग लॉट की ओर बढ़ी। वहां काफी भीड़ थी। मैं अपनी ट्रक में बैठी और बैग चेक किया। कल रात मुझे पता चला था कि चार्ली को खाना बनाना नहीं आता, सिर्फ फ्राइड एग्स और बेकन के अलावा। इसलिए मैंने खुद ही किचन संभालने की जिम्मेदारी ले ली। मुझे ये भी पता चला कि घर में खाने का सामान बिल्कुल नहीं था, तो मैंने शॉपिंग लिस्ट बनाई, कबर्ड में रखे फूड मनी के जार से पैसे लिए और थ्रिफ्ट वे जाने निकल पड़ी। मैंने अपनी जोरदार आवाज वाली ट्रक स्टार्ट की, आसपास मुड़कर देखते लोगों को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे लाइन में लग गई। इंतजार करते हुए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये भयानक आवाज मेरी गाड़ी से नहीं आ रही। तभी मैंने देखा, दोनों कलिन्स और हेल ट्विंस अपनी कार में बैठ रहे थे। वो एक चमचमाती नई वॉल्वो थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। अब जाकर मैंने उनके कपड़ों पर ध्यान दिया। अब तक मैं उनके चेहरों में ही खोई हुई थी। अब साफ दिख रहा था कि वे सभी बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सिंपल लेकिन साफ तौर पर महंगे ब्रांड के। उनकी असाधारण खूबसूरती और जिस अंदाज में वे खुद को कैरी करते थे, उससे तो वे साधारण कपड़े पहनकर भी अलग ही दिखते। ऐसे में उनके पास अच्छा लुक और पैसा दोनों होना थोड़ा ज्यादा ही लगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रही थी, जिंदगी अक्सर ऐसे ही चलती है। और फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे उन्हें यहाँ कोई अपनापन या स्वीकार्यता मिल रही हो।
नहीं, मैं इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रही थी। इतनी खूबसूरती के सामने कौन उन्हें नजरअंदाज कर सकता है। मुझे तो लगता था कि उनकी दूरी शायद उनकी अपनी ही पसंद हो। इतनी खूबसूरती के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहता। जब मैं अपनी शोर मचाती हुई ट्रक लेकर उनके पास से गुजरी तो उन्होंने भी बाकी सबकी तरह मेरी गाड़ी की तरफ देखा। मैंने अपनी नजरें सीधी सामने रखीं और तब जाकर राहत की सांस ली जब मैं आखिरकार स्कूल के बाहर निकल गई। थ्रिफ्ट वे स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ गलियों के बाद हाईवे के पास। सुपरमार्केट के अंदर जाना अच्छा लगा। सब कुछ सामान्य सा महसूस हुआ। घर पर शॉपिंग मैं ही करती थी, इसलिए इस काम में मुझे एक सुकून मिला। दुकान इतनी बड़ी थी कि मुझे छत पर गिरती बारिश की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और इससे मुझे ये भी भूलने में मदद मिली कि मैं कहाँ हूँ। घर पहुंचकर मैंने सारा सामान उतारा और जैसे तैसे खाली जगह ढूंढकर रख दिया। मुझे उम्मीद थी कि चार्ली को बुरा नहीं लगेगा। मैंने आलूओं को फॉइल में लपेटकर ओवन में बेक होने के लिए रख दिया और एक स्टेक पर मैरिनेड लगाकर उसे फ्रिज में अंडों के डिब्बे के ऊपर रख दिया। जब ये सब खत्म हो गया तो मैं अपना बैग लेकर ऊपर चली गई। होमवर्क शुरू करने से पहले मैंने सूखे कपड़े पहने, गीले बालों को पोनीटेल में बांधा और पहली बार अपना ईमेल चेक किया। मेरे पास 3 मैसेज थे। पहला मॉम का था, बेला जैसे ही पहुंचो मुझे लिखना। फ्लाइट कैसी थी? क्या वहां बारिश हो रही है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं फ्लोरिडा के लिए पैकिंग लगभग खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी पिंक ब्लाउज नहीं मिल रही। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रखी है? फिल हेलो बोल रहा है। मॉम। मैंने हल्की सी सांस ली और अगला मैसेज खोला। ये पहले के 8 घंटे बाद भेजा गया था। बेला, तुमने अभी तक मुझे ईमेल क्यों नहीं किया? किसका इंतजार कर रही हो? मॉम। तीसरा मैसेज आज सुबह का था। बेला, अगर आज 5:30 बजे तक तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मैं चार्ली को फोन कर दूंगी। मैंने घड़ी देखी, मेरे पास अभी 1 घंटा था, लेकिन मॉम जल्दबाजी करने के लिए जानी जाती थी। मैंने तुरंत जवाब लिखा, मॉम शांत हो जाओ, मैं अभी लिख रही हूँ, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। बेला, फिर मैंने एक और लंबा मैसेज लिखा, मॉम सब कुछ ठीक है और हाँ, यहाँ बारिश हो रही है। मैं कुछ लिखने लायक चीज का इंतजार कर रही थी। स्कूल बुरा नहीं है, बस थोड़ा रेपिटेटिव है। मैंने कुछ अच्छे लोग भी मिले हैं जो मेरे साथ लंच में बैठते हैं। तुम्हारी ब्लाउज ड्राई क्लीनर के पास है, तुम्हें उसे फ्राइडे को लेना था। चार्ली ने मेरे लिए एक ट्रक खरीदी है, तुम यकीन कर सकती हो। मुझे बहुत पसंद आई। पुरानी है लेकिन काफी मजबूत है, जो मेरे लिए अच्छा है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मैं जल्द फिर लिखूंगी, लेकिन हर 5 मिनट में ईमेल चेक नहीं करूंगी। रिलैक्स करो, सांस लो। लव यू, बेला। उसके बाद मैंने सोचा कि वुदरिंग हाइट्स फिर से पढ़ती हूँ, जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे। मैं उसी में खोई हुई थी जब चार्ली घर आया। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा था और मैं जल्दी से नीचे भागी ताकि आलू निकाल सकूं और स्टेक को ब्रॉयल करने के लिए रख सकूं। बेला, मेरे पिता ने आवाज दी जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर मेरी आहट सुनी। और कौन हो सकता है? मैंने मन ही मन सोचा। हे डैड, वेलकम होम। थैंक्स। उन्होंने अपना गन बेल्ट उतारा और बूट्स निकाल दिए, जबकि मैं किचन में व्यस्त थी। जहां तक मुझे पता था, उन्होंने कभी अपनी नौकरी में बंदूक चलाई नहीं थी, लेकिन वो उसे हमेशा तैयार रखते थे। जब मैं छोटी थी और यहाँ आती थी, तो वो घर आते ही गोलियां निकाल देते थे। शायद अब उन्हें लगता था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि गलती से खुद को गोली नहीं मारूंगी, और इतनी परेशान भी नहीं कि जानबूझकर ऐसा करूं। आज खाने में क्या है? उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। मॉम एक इमेजिनेटिव कुक थी और उनके एक्सपेरिमेंट्स हमेशा खाने लायक नहीं होते थे। मुझे हैरानी भी हुई और थोड़ा दुख भी कि चार्ली को ये बात अब तक याद थी। स्टेक और पटेटोज, मैंने जवाब दिया और उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। उसे किचन में खड़े रहकर कुछ न करना थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वह धीरे धीरे चलते हुए लिविंग रूम में चला गया और टीवी देखने लगा, जबकि मैं काम में लगी रही। सच कहूँ तो हम दोनों इसी तरह ज्यादा सहज महसूस करते थे। जब तक स्टेक पक रहा था, मैंने एक सैलड बना लिया और टेबल सजा दी। जब खाना तैयार हो गया तो मैंने उसे बुलाया। वह अंदर आया और खुश होकर बोला, स्मेल्स गुड बेल। थैंक्स। हम कुछ देर तक चुपचाप खाते रहे। यह चुप्पी असहज नहीं थी। हम दोनों को खामोशी से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ मामलों में हम साथ रहने के लिए ठीक ही थे। तो स्कूल कैसा लगा? कोई दोस्त बने? उसने दूसरी बार खाना लेते हुए पूछा। हाँ, एक लड़की है जेसिका, उसकी कुछ क्लासेस मेरे साथ हैं।
मैं उसके दोस्तों के साथ लंच में बैठती हूँ। और एक लड़का है, माइक, वो काफी फ्रेंडली है, सब लोग अच्छे लगते हैं। एक को छोड़कर, वो माइक न्यूटन होगा। अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है उसका। उसके पापा का स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर है शहर के बाहर। यहाँ आने वाले बैकपैकर से अच्छी कमाई हो जाती है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आप कलिन फैमिली को जानते हो? डॉक्टर कलिन की फैमिली? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर कलिन बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बच्चे थोड़े अलग लगते हैं, स्कूल में ज्यादा घुलते मिलते नहीं। मेरी बात सुनकर चार्ली अचानक थोड़ा नाराज लगने लगा। इस शहर के लोग, वह बुदबुदाया। डॉक्टर कलिन एक शानदार सर्जन है। वो दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, यहाँ से 10 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। वह अब जोर से बोल रहा था। हम खुशकिस्मत हैं कि वो यहाँ हैं, और उनकी पत्नी भी छोटे शहर में रहना चाहती हैं। वो इस कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी हैं, और उनके सारे बच्चे भी बहुत शालीन और अच्छे हैं। वह रुका नहीं। जब वो पहली बार आए थे, इतने सारे अडॉप्टेड टीनेजर्स देखकर मुझे भी थोड़ा शक हुआ था। लगा था कि परेशानी हो सकती है, लेकिन वो सब बहुत मैच्योर हैं। मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। ये मैं उन लोगों के बच्चों के बारे में नहीं कह सकता जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, और वो एक फैमिली की तरह साथ रहते हैं। हर दूसरे वीकेंड कैंपिंग पर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नए हैं। लोग उनके बारे में बातें करते हैं। यह शायद सबसे लंबी बात थी जो मैंने चार्ली को कभी कहते सुना था। साफ था कि उसे इस बात की काफी परवाह थी। मैंने तुरंत अपनी बात बदली। मुझे तो वो ठीक ही लगे, बस थोड़ा अलग रहते हैं, और वो सब बहुत अट्रैक्टिव हैं। चार्ली हंस पड़ा। तुम्हें डॉक्टर कलिन को देखना चाहिए। अच्छा है कि वो शादीशुदा है, वरना हॉस्पिटल की कई नर्सेस का काम पर ध्यान ही नहीं रहता। हम फिर चुपचाप खाना खत्म करने लगे। उसने टेबल साफ की और मैं बर्तन धोने लगी, हाथ से, क्योंकि डिशवॉशर नहीं था। फिर वह वापस टीवी देखने चला गया और मैं मन मारकर ऊपर चली गई मैथ होमवर्क करने। मुझे लग रहा था कि यह एक रूटीन बनता जा रहा है। उस रात आखिरकार शांति थी। मैं थकान के कारण जल्दी सो गई। पूरा हफ्ता बिना किसी खास घटना के गुजर गया। धीरे धीरे मैं अपनी क्लासेस की रूटीन में ढल गई। शुक्रवार तक मैं स्कूल के लगभग सभी स्टूडेंट्स को पहचानने लगी थी, भले ही नाम न पता हो। जिम में मेरी टीम के बच्चों ने सीख लिया था कि मुझे बॉल पास नहीं करनी है, और अगर दूसरी टीम मुझे टारगेट करे तो तुरंत मेरे आगे आ जाना है। मैं खुशी खुशी रास्ते से हट जाती थी। एडवर्ड कलिन अब तक स्कूल वापस नहीं आया था। हर दिन मैं बेचैनी से इंतजार करती थी कि बाकी कलिन्स कैफेटेरिया में आएं, बिना उसके। तब जाकर मैं थोड़ा रिलैक्स करती और लंच की बातचीत में शामिल होती। ज्यादातर बात एक अपकमिंग ट्रिप के बारे में होती थी, लापुश ओशन पार्क, जो 2 हफ्ते बाद जाने का प्लान था, जिसे माइक ऑर्गेनाइज कर रहा था। मुझे भी इनवाइट किया गया और मैंने हाँ कह दिया, ज्यादा इच्छा से नहीं, बस शिष्टाचार में। मेरे हिसाब से बीचेस गर्म और सूखे होने चाहिए। शुक्रवार तक मैं बायोलॉजी क्लास में बिना डर के जाने लगी थी। अब मुझे एडवर्ड के वहां होने की चिंता नहीं थी। जहां तक मुझे पता था, उसने शायद स्कूल छोड़ ही दिया था। मैं कोशिश करती थी कि उसके बारे में न सोचूं, लेकिन मन में यह अजीब सा ख्याल बार बार आता था कि कहीं उसकी गैरहाजिरी की वजह मैं तो नहीं हूं, भले ही यह कितना ही बेवकूफ़ी भरा क्यों न लगे। फोक्स में मेरा पहला वीकेंड भी बिना किसी खास घटना के गुजर गया। चार्ली, जो आमतौर पर खाली घर में रहने का आदी था, ज्यादातर समय काम में ही लगा रहा। मैंने घर साफ किया, होमवर्क आगे बढ़ाया और मॉम को और भी नकली खुशियों से भरे ईमेल लिखे। शनिवार को मैं लाइब्रेरी भी गई, लेकिन वहां इतनी कम किताबें थीं कि मैंने मेंबरशिप लेने की भी जरूरत नहीं समझी। अब मुझे जल्द ही ओलिम्पिया या सियाटल जाकर किसी अच्छी बुक स्टोर ढूंढनी होगी। मैंने हल्के से सोचा कि मेरी ट्रक कितना माइलेज देती होगी, और उस ख्याल से ही मैं कांप गई। वीकेंड के दौरान बारिश हल्की और शांत रही, इसलिए मैं अच्छी तरह सो पाई। सोमवार सुबह पार्किंग में लोगों ने मुझे ग्रीट किया। मुझे सबके नाम याद नहीं थे, लेकिन मैंने मुस्कुराकर सबको जवाब दिया। आज सुबह ठंड ज्यादा थी, लेकिन शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही थी। इंग्लिश क्लास में माइक फिर से मेरी बगल में आकर बैठ गया। हमने वुदरिंग हाइट्स पर एक अचानक क्विज दिया। वो काफी आसान था। कुल मिलाकर मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, और जितना मैंने कभी यहाँ महसूस करने की उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा। जब हम क्लास से बाहर निकले तो हवा में छोटे छोटे सफेद टुकड़े उड़ रहे थे। लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे। ठंडी हवा मेरे गालों और नाक को चुभ रही थी। वाओ, माइक ने कहा, स्नो पड़ रही है।
मैंने उन छोटे छोटे सफेद रुई जैसे टुकड़ों को देखा जो फुटपाथ पर जमा हो रहे थे और मेरे चेहरे के पास उड़ रहे थे। EW स्नो। बस मेरा अच्छा दिन गया। वो हैरान हो गया। तुम्हें स्नो पसंद नहीं है? नहीं। इसका मतलब है कि अब बारिश के लिए बहुत ठंड है। फिर मैंने कहा, और मुझे लगा था कि ये फ्लेक्स की तरह गिरती है, हर एक अलग शेप की। ये तो बस क्यूटिप्स के टुकड़ों जैसे लग रहे हैं। वो हंस पड़ा। क्या तुमने कभी स्नो गिरते हुए देखा नहीं? देखा है, मैंने थोड़ी देर रुककर कहा, टीवी पर। माइक हंस ही रहा था कि तभी एक गीली स्नोबॉल उसके सिर के पीछे आकर लगी। हम दोनों मुड़े यह देखने के लिए कि किसने फेंकी। मुझे पहले से शक था, एरिक। वो हमसे दूर जा रहा था और उसकी अगली क्लास उस दिशा में नहीं थी। माइक को भी वही लगा। वो झुककर स्नो इकट्ठा करने लगा। लंच में मिलते हैं, ठीक है? मैंने चलते चलते कहा। जैसे ही लोग गीली चीजें फेंकना शुरू करते हैं, मैं अंदर चली जाती हूँ। उसने बस सिर हिलाया। उसकी नजर एरिक पर टिकी हुई थी। पूरी सुबह हर कोई स्नो को लेकर एक्साइटेड था। शायद यह साल की पहली स्नोफॉल थी। मैं चुप रही। हाँ, ये बारिश से सूखी थी, जब तक ये मोज़ों में पिघल न जाए। स्पेनिश के बाद मैं जेसिका के साथ कैफेटेरिया की ओर जा रही थी। हर तरफ स्नोबॉल्स उड़ रही थीं। मैंने अपना बाइंडर हाथ में ढाल की तरह पकड़ा हुआ था। जेसिका को ये सब बहुत मजेदार लग रहा था, लेकिन मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ने उसे मुझ पर स्नोबॉल फेंकने से रोक दिया। जैसे ही हम अंदर गए, माइक भी हंसते हुए हमारे साथ आ मिला। उसके बालों में लगी बर्फ पिघल रही थी। वो और जेसिका स्नो फाइट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आदत से मजबूर होकर कोने वाली टेबल की तरफ देखा और वहीं जम गई। उस टेबल पर 5 लोग बैठे थे। जेसिका ने मेरा हाथ खींचा। हेलो बेला, क्या लेना है तुम्हें? मैंने नीचे देखा। मेरे कान गर्म हो रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि मुझे शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेला को क्या हुआ? माइक ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। मैं बस आज सोडा लूंगी। मैं लाइन के आखिर में जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें भूख नहीं है? जेसिका ने पूछा। असल में थोड़ा बीमार सा लग रहा है, मैंने कहा। मेरी नजरें अभी भी नीचे थीं। मैंने उनका इंतजार किया, फिर उनके साथ टेबल पर जाकर बैठ गई, अब भी अपने पैरों की तरफ देखते हुए। मैं धीरे धीरे सोडा पीती रही, जबकि मेरा पेट घबराहट से मरोड़ रहा था। माइक ने 2 बार बेवजह चिंता जताते हुए पूछा कि मैं कैसी महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या मुझे बहाना बनाकर नर्स के पास चले जाना चाहिए। लेकिन यह बेवकूफ़ी होती। मुझे भागने की जरूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं एक बार कालिन फैमिली की तरफ देखूंगी। अगर वो मुझे घूर रहा होगा तो मैं बायोलॉजी क्लास छोड़ दूंगी, जैसी कि मैं असल में हूँ, एक कावर्ड। मैंने सिर झुकाए रखा और अपनी पलकों के नीचे से ऊपर देखा। उनमें से कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वे हंस रहे थे। एडवर्ड, जैस्पर और एमेट, तीनों के बाल पूरी तरह पिघलती हुई बर्फ से भीगे हुए थे। एलीज और रोजली उनसे थोड़ा दूर झुकी हुई थीं, क्योंकि एमेट मजाक में अपने भीगे बाल उनकी तरफ झटका रहा था। वे भी बाकी सबकी तरह इस बर्फ वाले दिन का आनंद ले रहे थे, लेकिन फिर भी वे किसी फिल्म के सीन जैसे लग रहे थे। हम सबसे अलग, लेकिन उस हंसी और मस्ती के अलावा भी कुछ अलग था, और मैं ठीक ठीक समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या था। मैंने खास तौर पर एडवर्ड को ध्यान से देखा। उसकी त्वचा अब पहले जितनी फीकी नहीं लग रही थी, शायद स्नो फाइट की वजह से थोड़ी लाल हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे के गहरे घेरे भी अब कम दिख रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, कुछ और भी था। मैं उसे घूरते हुए उसी बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी। बेला, तुम क्या देख रही हो? जेसिका ने बीच में टोकते हुए पूछा। उसकी नजरें भी उसी दिशा में चली गईं। उसी पल एडवर्ड की आंखें मेरी आंखों से टकराईं। मैंने तुरंत सिर झुका लिया और अपने बालों को चेहरे पर गिरने दिया ताकि मैं छिप जाऊं। लेकिन उस एक पल में जब हमारी आंखें मिली थीं, मुझे पूरा यकीन था कि इस बार उसकी नजर वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। न उसमें गुस्सा था, न नफरत। इस बार वह बस जिज्ञासु लग रहा था, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा हो। एडवर्ड, कालिन तुम्हें देख रहा है, जेसिका ने मेरे कान में हंसते हुए कहा। वो गुस्से में तो नहीं लग रहा, है ना? मैं खुद को रोक नहीं पाई। जेसिका थोड़ी उलझन में पड़ गई। नहीं। क्यों? उसे होना चाहिए क्या? मैंने धीरे से कहा। मुझे लगता है उसे मैं पसंद नहीं हूं। मुझे अब भी अजीब सा लग रहा था।
मैंने अपना सिर अपनी बाह पर टिका दिया। जेसिका बोली, कलिंस किसी को पसंद नहीं करते। मतलब वो किसी को नोटिस ही नहीं करते, इतना कि पसंद या नापसंद करें। लेकिन वो अभी भी तुम्हें देख रहा है, उसे मत देखो, मैंने धीरे से फुसफुसाया। वो हंसी, लेकिन उसने नजरें हटा लीं। मैंने सिर थोड़ा उठाकर पक्का किया कि उसने सच में देखना बंद कर दिया है। तभी माइक आ गया। वो स्कूल के बाद पार्किंग लॉट में एक बड़ी स्नो फाइट प्लान कर रहा था और हमें भी बुला रहा था। जेसिका तुरंत एक्साइटेड होकर मान गई। जिस तरह वो माइक को देख रही थी, उससे साफ था कि वो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार थी। मैं चुप रही। मैंने तय कर लिया था कि मैं जिम में छिप जाऊंगी जब तक पार्किंग लॉट खाली नहीं हो जाता। बाकी लंच के दौरान मैंने अपनी नजरें सिर्फ अपनी टेबल तक ही सीमित रखीं। मैंने खुद से किया हुआ वादा निभाने का फैसला किया। अगर एडवर्ड गुस्से में नहीं दिख रहा तो मैं बायोलॉजी क्लास जाऊंगी। लेकिन उसके बगल में फिर से बैठने का ख्याल आते ही मेरा पेट घबराहट से मचल उठा। मैं माइक के साथ क्लास तक जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो स्नोबॉल का आसान निशाना बन चुका था। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, सबने एक साथ कराह उठी। बारिश शुरू हो गई थी। बर्फ के सारे निशान अब ठंडी बारिश में बह रहे थे। मैंने अपना हुड ऊपर कर लिया, अंदर ही अंदर खुश होते हुए। अब मैं सीधे जिम के बाद घर जा सकूंगी। माइक रास्ते भर बारिश की शिकायत करता रहा। जब हम क्लास में पहुंचे तो मुझे राहत मिली। मेरी टेबल अब भी खाली थी। मिस्टर बैनर हर टेबल पर माइक्रोस्कोप और स्लाइड्स का बॉक्स बांट रहे थे। क्लास शुरू होने में अभी कुछ मिनट थे और कमरे में हल्की हल्की बातचीत चल रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखना ही छोड़ दिया और अपनी नोटबुक के कवर पर कुछ ड्रॉ करने लगी। तभी मैंने साफ सुना, मेरे पास वाली कुर्सी खिसकी। लेकिन मैंने नजरें नीचे ही रखीं। हेलो, एक धीमी मधुर आवाज आई। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। वो मुझसे बात कर रहा था। एडवर्ड कलिन। वो जितना हो सके मुझसे दूर बैठा था, लेकिन उसकी कुर्सी मेरी तरफ हल्की मुड़ी हुई थी। उसके बाल अब भी गीले थे, बिखरे हुए। फिर भी वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी हेयर जेल का एडवर्टाइजमेंट शूट करके आया हो। उसका चेहरा अब पूरी तरह दोस्ताना था। हल्की सी मुस्कान, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उसकी आंखें सावधान थीं। मेरा नाम एडवर्ड कलिन है, उसने कहा। पिछले हफ्ते मैं अपना परिचय नहीं दे पाया। तुम बेला स्वान हो, है ना? मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। क्या मैंने सब कुछ कल्पना में ही बना लिया था? वो अब बिल्कुल नॉर्मल, पलाइट था। मुझे कुछ कहना था। वो इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं थे। तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो हल्के से हंसा, एक बेहद आकर्षक, नरम हंसी। और मैं बस उसे देखती रह गई। ओह, मुझे लगता है यहाँ हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। पूरा शहर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मैंने चेहरा बना लिया। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा। नहीं, मैंने थोड़ी बेवकूफ़ी से जिद की। मेरा मतलब है, तुमने मुझे बेला क्यों कहा? वो थोड़ा उलझा हुआ लगा। क्या तुम ईसा बेला कहलाना पसंद करती हो? नहीं, मुझे बेला ही पसंद है, मैंने कहा। लेकिन मुझे लगता है चार्ली, मतलब मेरे पापा, मेरे पीछे मुझे ईसा बेला कहते होंगे, क्योंकि यहाँ सब मुझे उसी नाम से जानते हैं। मैंने समझाने की कोशिश की, खुद को पूरी तरह बेवकूफ़ महसूस करते हुए। ओह, उसने बात वहीं छोड़ दी। मैंने अजीब सी झिझक के साथ नजरें हटा लीं। अच्छा हुआ कि उसी समय मिस्टर बैनर ने क्लास शुरू कर दी। मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की जब वो आज का लाभ समझा रहे थे। बॉक्स में रखे स्लाइड्स गड़बड़ थे। हमें लैब पार्टनर्स के रूप में अनियन रूट टिप सेल्स के स्लाइड्स को माइटोसिस के अलग अलग फेजेस में बांटना था और उन्हें सही नाम देना था। किताब इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। 20 मिनट में वो आकर देखेंगे कि किसने सही किया। शुरू करो, उन्होंने आदेश दिया। लेडीज फर्स्ट, पार्टनर, एडवर्ड ने पूछा। मैंने ऊपर देखा। उसकी टेढ़ी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि मैं बस उसे देखती रह गई। या मैं शुरू करूं, अगर तुम चाहो। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। शायद उसे लगा मैं समझ नहीं पा रही। नहीं, मैंने लाल होते हुए कहा। मैं शुरू करती हूं। मैं थोड़ा दिखावा कर रही थी। मैंने ये लाभ पहले किया था और मुझे पता था क्या करना है। मैंने पहला स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और जल्दी से 40x पर सेट किया। थोड़ा देखा। प्रोफेस, मैंने आत्मविश्वास से कहा। क्या मैं देख सकता हूं? उसने पूछा। तभी जब मैं स्लाइड हटाने लगी, उसने मेरा हाथ हल्के से रोक लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, जैसे वो अभी बर्फ में हाथ डालकर आया हो। लेकिन मैंने हाथ इसलिए नहीं झटका। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे हाथ में बिजली सी दौड़ गई। सॉरी,
उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने माइक्रोस्कोप देखा, मुझसे भी कम समय में। प्रोफेस, उसने सहमति जताई और लिख दिया। उसने दूसरा स्लाइड लगाया। एनाफेस, उसने धीरे से कहा और लिख दिया। मैंने सामान्य आवाज में कहा, मैं देखूं। उसने हल्की मुस्कान के साथ माइक्रोस्कोप मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने देखा और निराश हो गई। वो सही था। स्लाइड 3। मैंने बिना उसकी तरफ देखे हाथ बढ़ाया। उसने स्लाइड दिया, इस बार ध्यान रखते हुए कि हमारी त्वचा न छुए। मैंने झट से देखा। इंटरफेस। मैंने माइक्रोस्कोप वापस दे दिया, इससे पहले कि वो मांगे। उसने देखा और लिख दिया। मैं चाहती थी कि मैं भी लिखूं, लेकिन उसकी साफ सुथरी, सुंदर लिखावट देखकर हिम्मत नहीं हुई। मैं अपनी खराब लिखावट से पेज खराब नहीं करना चाहती थी। हम बाकी सबसे पहले खत्म हो गए। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं था, सिवाय उसके सामने बैठने के। मैंने ऊपर देखा, वो मुझे घूर रहा था, उसी अजीब फ्रस्ट्रेशन के साथ। तभी मुझे फर्क समझ आया। क्या तुमने कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं? मैंने अचानक पूछ लिया। वो हैरान हो गया। नहीं। ओह, मैंने धीमे से कहा। मुझे लगा तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। उसने कंधे उचकाए और नजरें हटा लीं। लेकिन मुझे यकीन था, कुछ तो अलग था। पिछली बार उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, कोयले जैसी, लेकिन आज एक अजीब सुनहरी भूरी रंग की थी। बटरस्कॉच से गहरी, लेकिन वही गोल्डन टोन। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है, जब तक कि वो कॉन्टैक्ट्स के बारे में झूठ नहीं बोल रहा हो। या फिर फोक्स मुझे सच में पागल बना रहा था। मैंने नीचे देखा। उसके हाथ फिर से कसकर मुट्ठी में बंद थे। तभी मिस्टर बैनर हमारी टेबल पर आए, ये देखने के लिए कि हम काम क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने हमारे काम पर नजर डाली, फिर ध्यान से आंसर्स चेक करने लगे। तो एडवर्ड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसाबेला को भी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए था? मिस्टर बैनर ने पूछा। बेला, एडवर्ड ने तुरंत सुधार किया। असल में उसने 5 में से 3 पहचान लिए थे। अब मिस्टर बैनर ने मेरी तरफ देखा, उनके चेहरे पर शक था। क्या तुमने ये लैब पहले की है? उन्होंने पूछा। मैंने हल्की शर्मीली मुस्कान दी। अनियन रूट के साथ नहीं। व्हाइट फिश ब्लास्टुला। हाँ। मिस्टर बैनर ने सिर हिलाया। क्या तुम फीनिक्स में एडवांस्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम में थी? हाँ। ठीक है, उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा। लगता है तुम दोनों का लाभ पार्टनर होना अच्छा है। वो कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद मैं फिर से अपनी नोटबुक पर डूडल बनाने लगी। बर्फ के बारे में बुरा लग रहा है ना? एडवर्ड ने पूछा। मुझे लगा जैसे वह खुद को मजबूर कर रहा था मुझसे छोटी मोटी बातें करने के लिए। मेरे अंदर फिर से शक उठने लगा, जैसे उसने लंच पर जेसिका से मेरी बात सुन ली हो और अब मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो। असल में नहीं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। तुम्हें ठंड पसंद नहीं? उसने कहा। ये सवाल नहीं था। या बारिश? फोक्स तुम्हारे लिए मुश्किल जगह होगी, उसने धीरे से कहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, मैंने बुदबुदाया। मेरी बात सुनकर वो अजीब तरह से दिलचस्पी लेने लगा। उसका चेहरा इतना ध्यान खींचने वाला था कि मैं कोशिश कर रही थी ज्यादा देर तक उसकी तरफ न देखूं। फिर तुम यहाँ आई क्यों? उसने सीधा पूछा। किसी ने मुझसे इतना सीधे ये सवाल नहीं पूछा था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ, उसने जोर दिया। मैं कुछ देर चुप रही, फिर गलती से उसकी आंखों में देख लिया। उसकी सुनहरी आंखें मुझे उलझा रही थीं, और मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, उसने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में सहानुभूति थी। कब हुआ? पिछले सितंबर। मेरी आवाज खुद मुझे उदास लगी। और तुम्हें वो पसंद नहीं है? उसने अंदाजा लगाया। नहीं, फिल ठीक है, थोड़ा छोटा है, लेकिन अच्छा इंसान है। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं रही? मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतनी दिलचस्पी क्यों है। फिल बहुत ट्रैवल करता है, वो खिलाड़ी है। मैंने हल्की मुस्कान दी। क्या मैंने उसका नाम सुना है? उसने पूछा। शायद नहीं, वो बहुत अच्छा नहीं खेलता, माइनर लीग में है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेज दिया ताकि वो उसके साथ रह सके, उसने फिर अंदाजा लगाया। मेरी ठोड़ी थोड़ी ऊपर उठ गई। नहीं, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। वो उलझ गया। मैं समझा नहीं। मैंने सांस ली। वो मेरे साथ रही, लेकिन उसे उसकी याद आती थी। वो खुश नहीं थी। तो मैंने तय किया कि अब मुझे चार्ली के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। मेरी आवाज अंत तक उदास हो गई। लेकिन अब तुम खुद खुश नहीं हो, उसने कहा। तो मैंने चुनौती दी। ये ठीक नहीं लगता,
उसने कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गहरी थीं। मैं हल्का हंसी, बिना खुशी के। किसी ने तुम्हें नहीं बताया? जिंदगी फेयर नहीं होती। हाँ, कहीं सुना है, उसने सूखे अंदाज में कहा। बस यही है, मैंने कहा, सोचते हुए कि वो अब भी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। उसकी नजरें मुझे परखने लगीं। तुम अच्छा दिखावा करती हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जितना दिखाती हो उससे ज्यादा परेशान हो। मैंने मुंह बना लिया, खुद को जुबान निकालने से रोकते हुए, और नजरें हटा लीं। क्या मैं गलत हूं? मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने चिढ़कर पूछा। मैंने नजरें हटा लीं, टीचर को घूमते हुए देखते हुए। ये बहुत अच्छा सवाल है, उसने बहुत धीरे से कहा, इतना धीरे कि मुझे लगा शायद वो खुद से बात कर रहा है। कुछ पल की चुप्पी के बाद मुझे समझ आ गया, यही उसका जवाब था। मैंने आह भरी और ब्लैक बोर्ड की तरफ घूरने लगी। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की हंसी थी। मैंने बिना सोचे उसकी तरफ देखा और फिर से सच बोल दिया, पूरी तरह नहीं। मैं खुद से ज्यादा परेशान हूं। मेरा चेहरा बहुत आसानी से सब कुछ बता देता है। मेरी माँ मुझे हमेशा ओपन बुक कहती हैं। मैंने मुंह बनाया। इसके उलट, मुझे तुम्हें पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। मेरी सारी बातें और उसके अंदाजे के बावजूद वो सच में ऐसा ही कह रहा था। तो तुम अच्छे रीडर होगे, मैंने जवाब दिया। आम तौर पर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दांत बिल्कुल परफेक्ट, बेहद सफेद थे। तभी मिस्टर बैनर ने क्लास को शांत कराया और मैं राहत की सांस लेते हुए उनकी तरफ ध्यान देने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी इतनी साधारण जिंदगी उस अजीब, खूबसूरत लड़के को बता दी, जो शायद मुझसे नफरत करता हो। या शायद नहीं। वो हमारी बातचीत में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन अब मैंने देखा कि वो फिर से मुझसे दूर झुककर बैठ गया था। उसके हाथ टेबल के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे, साफ तनाव में। मैंने ध्यान से सुनने का नाटक किया, जबकि मिस्टर बैनर प्रोजेक्टर पर वही चीज समझा रहे थे जो मैंने माइक्रोस्कोप में आसानी से देख ली थी। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आखिरकार जब घंटी बजी, एडवर्ड उतनी ही तेजी और खूबसूरती से क्लास से बाहर चला गया जितना पिछले मंडे को गया था, और मैं फिर से उसे जाते हुए देखती रह गई। माइक जल्दी से मेरे पास आया और मेरे लिए किताबें उठा लीं। मुझे वो एक हिलती हुई पूंछ वाले कुत्ते जैसा लगा। ये तो बहुत मुश्किल था, उसने शिकायत की। सब एक जैसे लग रहे थे। तुम लकी हो कि कलिन तुम्हारा पार्टनर था। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने कहा, उसके अंदाज से थोड़ी चुभन महसूस करते हुए। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। वैसे मैंने ये लाभ पहले किया है, मैंने जल्दी से जोड़ दिया। आज कलिन काफी फ्रेंडली लग रहा था, उसने कहा। वो इससे खुश नहीं लग रहा था। मैंने अनजान बनने की कोशिश की। पता नहीं पिछले मंडे उसे क्या हो गया था। जिम तक जाते हुए माइक की बातें मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थीं। पी में भी मेरा ध्यान कहीं और था। आज माइक मेरी टीम में था। उसने मेरी और अपनी दोनों पोजीशन संभाल ली, इसलिए मैं ज्यादातर खोई हुई ही रही। सिर्फ तब ध्यान आया जब मेरी बारी आई सर्व करने की, और हर बार मेरी टीम के लोग डरकर रास्ते से हट जाते थे। जब मैं पार्किंग की तरफ जा रही थी, बारिश सिर्फ हल्की फुहार थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रक के अंदर पहुंची, मुझे राहत मिली। मैंने हीटर चालू किया, इस बार इंजन की तेज आवाज की परवाह नहीं की। जैकेट खोली, हुड उतारा और अपने गीले बालों को फैलाया ताकि वो रास्ते में सूख जाए। मैंने चारों तरफ देखा कि रास्ता साफ है या नहीं। तभी मैंने उसे देखा। एडवर्ड कलिन, सफेद, बिल्कुल स्थिर, वॉल्वो के दरवाजे के पास खड़ा था, मुझसे 3 गाड़ियां दूर, और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने तुरंत नजरें हटा लीं और जल्दी से ट्रक रिवर्स किया। लगभग एक पुरानी टोयोटा कोरोला से टकरा ही गई थी। सौभाग्य से मैंने समय पर ब्रेक लगा दी। मैंने गहरी सांस ली, अभी भी दूसरी तरफ देखते हुए, और धीरे धीरे फिर से गाड़ी निकाली, इस बार सावधानी से। जब मैं वॉल्वो के पास से गुजरी, मैंने सामने ही देखा, लेकिन आंख के कोने से मुझे लगा वो हंस रहा था।